जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार हरिवार टीचिंग अकेडमी। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 4 जो कि क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, औद्योगिकरण का युग। साथियों, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण का मतलब होता है कि किस प्रकार से जो प्राचीन काल में हस्त निर्मित वस्तुओं, जो हाथ से वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कोई वस्तु बुनकर बनाई जाती थी, किसी का निर्माण किया जाता था, वो हाथों से किया जाता था पहले, क्योंकि इतना जो वस्तु वो मशीनें थी इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी और ना ही इतनी उपलब्धता थी मशीनों की, जिस कारण से जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो हाथों से निर्मित की जाती थी। तो किस प्रकार से हमारे जो वस्तुएं बनाई गई वो मशीनों के द्वारा किस प्रकार से उनका निर्माण किया जाने लगा, इसकी जानकारी सारी इस चैप्टर में मिलेगी। चलते हैं अपने चैप्टर के। इसमें जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि साथियों आपकी जो बोर्ड परीक्षा है बहुत ही नजदीक आती जा रही है। जिस दृष्टि से आप पढ़ना चाहोगे और आपको ये टाइम बहुत ही कीमती महसूस होगा, क्योंकि आप चाहोगे कि कहीं से नहीं कहीं से हमको ऐसी चीज मिल जाए जो हमारे पेपर में प्राप्त हो जाए और तुम अपने टाइम की बचत में रहोगे। तो इसी दृष्टि से हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के और जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनको एनालाइज करके बनाया है। तो इसमें चलते हैं हम साथियों। पहला अपना प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम। प्रोटो औद्योगिकरण का क्या अर्थ है, इसकी व्याख्या करें। क्या इसकी व्याख्या करें प्रोटो औद्योगिकरण की। कारखानों की स्थापना से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद होता था। यह कारखानों पर आधारित नहीं था। जो औद्योगिक उत्पाद था वो कारखानों पर नहीं है, जो घरेलू व्यक्ति थे वो घर पर ही निर्मित करते थे हाथों से अपने, जिसके लिए ना ही कारखाने थे ना ही मशीनें थी। तो इसे प्रोटो औद्योगिकरण युग कहा गया। यह वाणिज्यिक एक्सचेंजों के एक नेटवर्क का हिस्सा था। ये जो युग था अपना प्रोटो औद्योगिक, ये एक ऐसा युग था जिसमें कई एक्सचेंज हो रहे थे, बदलाव किए जा रहे थे, जिसमें हाथ जो हस्तनिर्मित वस्तुएं थी वो मशीनों द्वारा बनाई जा रही थी। घर पर जो वस्तुएं बैठकर बना रहे थे व्यक्ति, उनको कारखानों में ले जाया जा रहा था। और यहाँ पर एक नया बदलाव मिला था कि जब मशीनें आ रही थी तो हमारे लिए श्रमिकों की ज्यादा आवश्यकता हो रही थी, और जबकि श्रमिक हमारे पास इतने नहीं थे, तो जो कम एज में बच्चों की जो बाल श्रम था, जिसे बाल श्रम बोलते हैं, वो भी इसी युग में ज्यादा बढ़ा था, क्योंकि बच्चों की उपलब्धता भी ज्यादा थी और वो बहुत कम पैसों पर मिल रहे थे, मजदूरी में बहुत कम मजदूरी में प्राप्त हो रहे थे। और इसी में महिलाओं को भी ज्यादा योगदान दिया था, महिलाओं ने भी ये बहुत योगदान दिया था इसी युग में, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें संपूर्ण मिल गई यहाँ पे। अब चलते हैं। व्यापारी शहरों में रहते थे लेकिन काम ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से होता था, क्योंकि ग्रामीण इलाके के जो व्यक्ति थे वो बहुत ही मजबूर थे और अपना घर पार चलाने के लिए काम की तलाश में घूम रहे थे, ठीक है। यही है इसका अर्थ टोटल, इसे प्रोटो औद्योगिकरण समझे। और इसमें है पॉइंट, ये परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं तुम्हारे लिए, जो कि मैंने इस दृष्टि से लगाए हैं, समझे। 18वीं शताब्दी तक वस्त्रों के अंतर्गत बाजार का भारत का प्रभुत्व था। जो अंतरराष्ट्रीय बाजार था उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी भारत की थी। फ्लाई शटल की शुरुआत इससे हथकरघा श्रमिकों की अपनी उत्पादकता में सुधार करने में सक्षम बनाए। हथकरघा श्रमिक जो हाथों से अपने वस्तुओं का बनाते थे, बुनकर बनाते थे, उन्हें बोलते हैं हथकरघा श्रमिक। चलो चलते हैं अपने दूसरा पॉइंट जो है अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी, और जो भी मैंने प्रश्न निकाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो इन्हें जहां भी जब भी आपका पेपर हो उन्हें पढ़ के जरूर जाएं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों की निगरानी के लिए गुमास्ता नियुक्त किया। इसके
पीछे निम्नलिखित कारण थे, इनके पीछे कारण क्या थे जो गुमास्ता नियुक्त किया था। भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित करने के बाद कंपनी पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। ये जो भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति थी वो कंपनी पर एकाधिकार का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति या फिर किसी विशेष परिजन का जिसके हाथ में सारा कुछ कारोबार हो, या फिर बोल सकते हैं कोई मुनीम जिसके संपूर्ण जानकारी रखता हो वो शॉप के बारे में या फिर किसी कारखाने के बारे में, ठीक है। इससे प्रबंध और नियंत्रण की एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम किया जिसमें प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई, जो भागीदारी थी लोगों की वो खत्म हो गई, लागत नियंत्रित हो गई, कपास और रेशमी वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो गई। यह काम उससे कई चरणों के माध्यम से किया। ये जो काम किए जा रहे थे वो अलग अलग कई पॉइंटों में किए जाते, कई चरण बनाए जाते, जैसे एक सीढ़ी, उसके बाद दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, इस सीढ़ियों के माध्यम से किए जा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण कदम कपड़ा व्यापार से जुड़े मौजूदा व्यापारियों दलालों को खत्म करना था, बुनकरों पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना था। जो बुनकर थे उन पर अपना आधिपत्य जमाना था। जो बुनकर जब हमारे कब्जा में हो जाएंगे तो हमारा बिजनेस है वो वैसे भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो हमारे कपड़ा उद्योग था, क्योंकि कपड़ा उद्योग से ज्यादा सबसे पहले कपड़ा का ही उत्पादन किया जाने लगा था, क्योंकि बुनकर जो है कपड़े का उत्पादन कर रहे थे। जो भी बुनकर होते हैं वो कपड़ा बुनकर ही बनाएंगे, तो इस वजह से उनको बुनकरों की ज्यादा जानकारी मिली है, ठीक है। और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था जिसे गुमास्ता कहा जाता है। जो अपना कपड़ा बनाया जाता था, जो कपड़ा मतलब जो बुनकर थे वो अपने कपड़े को बनाते थे, बुनते थे, तो उनकी एक जानकारी टीम बिठाई जाती थी कि किस प्रकार से जो अपनी उनकी आवाज जो उनकी क्वालिटी है वो उसे चेक करें, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है उनके लिए। जैसे आजकल किसी भी काम को करने से पहले उसकी वेरिफिकेशन किया जाता है, तो उसी तरह से उनका भी एक टीम बिठाई जाती थी जो उसकी संपूर्ण जांच करती थी कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, उससे सुधार किया जाए बुनकरों की सहायता से, ठीक है। जिन बुनकरों ने कंपनी को अग्रिम राशि ली थी उन्हें अपना बनाया कपड़ा गुमास्ता को सौंपना पड़ता था। जो भी बुनकर थे वो अपने कपड़ा गुमास्ता को सौंपते थे उसकी जांच के लिए, ठीक है। चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18वीं शताब्दी के अंत तक सूरत बंदरगाह का पतन निम्नलिखित कारणों से हुआ। जो 18वीं शताब्दी थी उसमें बंदरगाहों का पतन हुआ था, वो किन कारणों से हुआ था। बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट, निर्यातक, एक जहाज ऐसा स्थान जहां जहाजों से माध्यम से आयात निर्यात किया जाता है, समझे। और जो बंदरगाह थे इनका पतन क्यों हुआ था, सूरत बंदरगाह का। सूरत ये एक गुजरात का इलाका है जो बहुत ही फेमस शहर है गुजरात का। इसकी लोकेशन गुजरात में पड़ती है। इसमें पहला पॉइंट है मशीन उद्योगों के युग से पहले भारत के रेशम सूती सामान अंतरराष्ट्रीय वस्त्र बाजार पर हावी थे। ये जो मशीन उद्योग थे वो अंतरराष्ट्रीय वस्त्र बाजार पर हावी हो गए थे सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो मशीनें थी उन्होंने हथकरघों जो अपने बुनकर थे उनके रोजगार को छीना था। वो सबसे पहले कपड़े को बुनने की मशीन लाए थे, ठीक है। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के माध्यम से एक जीवंत समुद्री व्यापार संचालित होता था। पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के माध्यम से एक जीवंत समुद्री व्यापार संचालित होता था, ठीक है। तीसरा है गुजरात तट पर सूरत भारत को खाड़ी, जो सूरत है वो भारत की खाड़ी और लाल सागर बंदरगाहों को जोड़ता था। ये जो लाल सागर है और सूरत बंदरगाह है ये दोनों बंगाल की खाड़ी और उसके लाल सागर के बीच के रास्ते को बताया गया है कि ये दोनों किस प्रकार से व्यापार के लिए सहायक थे और उनके जो रास्ते थे
वो इन्हीं दोनों के माध्यम से बनते थे, ठीक है। और कंपनी धीरे धीरे स्थापना अदालतों से रियासतें, सॉरी इसमें 14 पॉइंट है, 1750 के दशक तक भारतीय व्यापारियों द्वारा नियंत्रित नेटवर्क टूट गया, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों ने धीरे धीरे स्थानीय अदालत, रियासतों और व्यापारों पर एकाधिकार शक्ति हासिल कर ली। जो व्यापारी थे उन्होंने धीरे धीरे अपने कंपनी थी वो अपने अधिकार में कर ली और उन पर एक विशिष्ट अधिकार बना लिया, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति अपना अधिकार कर लेगा, कोई अपने अंडर में कर लेगा किसी कंपनी या फिर किसी व्यापार को, तो वो अपने हिसाब से उस पर शासन कर सकता है और अपने ही हिसाब से व्यापार करेगा, अपने ही रूल रेगुलेशन लागू करेगा। तो इस वजह से इसमें भी यही एक कारण है उनके नष्ट होने का। पांचवा है हुबली और सूरत का पतन हो गया। जो हुबली और सूरत बंदरगाह थे इनका भी पतन हो गया, जबकि बॉम्बे और कलकत्ता का विकास हुआ। जो बॉम्बे है मुंबई में पड़ता है, इसे मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, आजकल फेमस है ये। और जो कलकत्ता है वो कोलकाता, और इनका विकास हुआ क्योंकि अब व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता था। जो व्यापार था वो बंदरगाहों के माध्यम से किया जाने लगा। बंदरगाह मैंने बता ही दिया आपके लिए, जो जहाजों के माध्यम से, एक ऐसा स्थान जहां जहाजों के माध्यम से आयात और निर्यात किया जाता है, ठीक है। यूरोपीय जहाजों में किया जाता था। इसके इलाके परिणाम स्वरूप कई पुराने व्यापारी घराने ढह गए। इस प्रकार सूरत से निर्यात को नाटकीय रूप से गिरावट आई। ये जो सूरत था इसमें नाटकीय रूप से गिरावट आई। नाटकीय का मतलब हो सकता है कि दिखावटी, किसी भी, वैसे ज्यादा नाटकीय को वो सिद्ध करेंगे तो जैसे कोई नृतक हो सकता है वो नाटक करता है, उसी तरह से वो अलग नृतक वाला नाटकीय नहीं है ये, जो होता है कि दृष्टि मतलब देखने के रूप से, ठीक है। दिखावटी गिरावट आई थी इसमें। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत गुजरात वाले व्यापार का सकल मूल्य 1740 के दशक तक 16 मिलियन रुपए तक था, जो घटकर 3 मिलियन रुपए तक रह गया। जब 1740 में व्यापार हो रहा था तो सूरत इतना फेमस बंदरगाह था कि वहां इतना व्यापार किया जाता था, इतना व्यापार किया था कि 16 मिलियन तक व्यापार पहुंच जाता था। और फिर जब कलकत्ता और बॉम्बे बंदरगाह का एक तरह से उभार हुआ, विकसित हुए, तो उनके माध्यम से जो दो बंदरगाह थे तो वो नष्ट हो गए थे, सूरत और हुबली, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है अपना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? आखिर जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद किस प्रकार से क्रांति आई और क्यों आई, ठीक है। मानचेस्टर का पतन, जो भारतीय मानचेस्टर है उसका पतन, आज का जो मानचेस्टर माना जाता है भारत का, वो अहमदाबाद को माना जाता है। सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध उत्पादन में ब्रिटिश मिलों में व्यस्त होने से भारत में मानचेस्टर के आयात में कमी आई। ये जो युद्ध चल रहा था तो इसमें सेना भर्ती की जा रही थी जबरदस्ती, जो ब्रिटिश थे वो सेना को जबरदस्ती भर्ती कर रहे थे और उनके लिए हर तरह से मतलब प्रेरित किया जा रहा था उनको, अलग अलग दामों से, अलग अलग सैलरी पर बोल रहे थे कि आप हमारे सेना ज्वाइन करो और हम आपके लिए जितना भी प्रयास हो सकेगा उतना प्रयास करेंगे और अच्छी से अच्छी सैलरी देंगे। तो जिस वजह से जो मानचेस्टर थे वो उनके ड्रेस वगैरह बनाने में, हथियार वगैरह बनाने में व्यस्त हो गए। तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मानचेस्टर थे उनमें कमी आ गई, ठीक है। दूसरा है मांग में वृद्धि। जब सेना में वृद्धि की जा रही थी, जब सेना बढ़ाई जा रही थी युद्ध के कारण, तो उनमें अलग अलग वस्तुओं की डिमांड की जा रही थी, अलग अलग हथियारों की, अलग अलग ड्रेसों की, अलग अलग वस्तुओं की, मतलब हर तरह से जो भी थी डिमांड की जा रही थी। तो जिस तरह से मांग में वृद्धि होने लगी तो आयात में अचानक गिरावट के साथ भारतीय मीलों के पास आपूर्ति के लिए एक विशाल घरेलू बाजार था। ये जो घरेलू बाजार के माध्यम से इन्होंने पूर्ति की थी, तो भारत के पास एक ऐसा
प्लेस था जहां पर बहुत ही वस्तुओं को स्टोर करके रखा था, ताकि किसी आपातकाल की स्थिति में उनकी पूर्ति की जा सके। सॉरी। तो इसीलिए उन्होंने अलग अलग वस्तुओं को उनके जो अपना घरेलू बाजार था उससे पूर्ति की। ठीक है। सेना से मांग। जैसे जैसे युद्ध लंबा होता गया, भारतीय कारखानों ने युद्ध की जरूरतों को आपूर्ति के लिए बुलाया गया, जैसे जूट के बैग, सेना की वर्दी, कपड़ा, टेंट, जूते, चमड़े के जूते, घोड़े, खच्चर, लाठी, काठी, अलग अलग अन्य सामान मंगाए जा रहे थे। तो ये भी सेना की मांग थी, क्योंकि सेना जब अपनी युद्ध वगैरह के लिए लड़ने जाएगी तो वो संपूर्ण रूप से हर प्रबंध करके जाएगी। तो जिस वजह से सेना की मांग बढ़ने लगी, तो उसमें उत्पादन इसी वजह से बढ़ रहा था, क्योंकि हर तरह से हर क्षेत्र से उनके लिए मांग बढ़ती जा रही थी। चौथा है नए कारखाने। नए कारखाने स्थापित किए गए, पुराने कई शिफ्ट चलती थी, कई श्रमिकों को रोजगार मिला और सभी लंबे समय तक काम करना पड़ा। और जो नए श्रमिक थे वो तो भर्ती हो ही रहे थे, लेकिन जो पुराने श्रमिक थे उन्हें भी ज्यादा काम करना पड़ रहा था, क्योंकि वो निपुण थे उस कार्य में। जिस वजह से युद्ध वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई। औद्योगिक का मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। औद्योगिक का मतलब तो इसमें ये जो है युद्ध के वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि आई। औद्योगिक का मतलब होता है उत्पादन, अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करना। ठीक है। पांचवा पॉइंट है ब्रिटिश उद्योग का पतन और घरेलू उत्पाद के लिए वरदान। आखिर जो ब्रिटिश उत्पाद थे उनका पतन क्यों हो गया? जब ब्रिटिश उत्पादन का पतन हुआ तो अपने जो घरेलू उत्पाद थे उनमें वृद्धि होने लगी। उनकी किस लिए वरदान साबित हो गया? इसीलिए होगा क्या कि जो ब्रिटिश थे उनके पतन होने लगा, तो और जो घरेलू हमारे थे वो उनकी मांग बढ़ने लगी, तो उनकी मांग पूरी करने के लिए और हमारे जो घरेलू व्यापार थे उनसे पूर्ति करने लगे लोग। ठीक है। युद्ध के बाद मैनचेस्टर भारतीय बाजार में अपनी पुरानी स्थिति को फिर से हासिल नहीं कर सका। अमेरिका, जर्मनी, जापान के साथ प्रतिस्पर्धा करने और आधुनिकीकरण को करने में असमर्थ। युद्ध के बाद ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ये जो ब्रिटिश थे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही नीचे हो गई, मतलब गिरती जा रही थी उनकी अर्थव्यवस्था, और जो भारत था उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है कई अलग अलग उद्योग थे और कई घरेलू बाजार थे, जिनसे जो सेना थी उनकी पूर्ति की जा रही थी, और जो अलग अलग वस्तुओं की मांग की जा रही थी उनकी पूर्ति घरेलू बाजार से कर रहे थे। ठीक है। और ये जो अमेरिका, जापान और जर्मनी थे ये महत्वपूर्ण शक्तियां थी प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है। इनको भी याद रखना। और हमारे जो घरेलू बाजार हैं उन्होंने इनकी पूर्ति की थी। ठीक है। कपास उत्पादन ध्वस्त हो गया और ब्रिटेन के सूती कपड़ों का निर्यात नाटकीय रूप से कम हो गया, दिखावटी रूप से। और उपनिवेशों के भीतर भीतर स्थानीय उद्योगों ने धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली और विदेशी विनिर्माण को प्रतिस्थापित किया और घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया। जैसे जैसे हमारा घरेलू बाजार बढ़ता जा रहा था उसी प्रकार ब्रिटिश भी अब हमारे तरफ आकर्षित होते जा रहे थे, और वो अपने विनिर्माण को, मतलब अपने उद्योगों को स्थापित करते जा रहे थे और अलग अलग तेजी से उत्पादन कर रहे थे। तो जिस वजह से हमारे भी जो घरेलू बाजार थे उन पर इफेक्ट पड़ा। ठीक है। हमारे घरेलू बाजार प्रभावित हुए थे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो भी पांचवा है। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्यों पसंद करते थे? जो औद्योगिकरण का युग आ रहा था तो उसमें मशीनों की जो कुछ कमी निकाल रहे थे, तो जिस वजह से जो मशीन थी हमारी वो कुछ ना कुछ कमी छोड़ रही थी और उत्पादन भी बहुत तेजी से हो रहा था, तो उनकी जांच पड़ताल भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। जो गुमास्ता थे हमारे वो भी इनकी जो हथकरघा थे उनकी तो आसानी से जांच कर लेते, क्योंकि वो बहुत टाइम में
और बहुत ही टाइम लेकर किसी भी वस्तु बनाते थे, तो वो आसानी से जांच कर लेते, लेकिन जो मशीनें थी वो तेजी से उत्पादन कर रही थी, तो जिस वजह से उनको आसानी नहीं हो पा रही थी और जांच पड़ताल में भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो इसमें पूछ रहा है कि जो मशीनें थी, मशीनों की बजाय हाथ के सामानों को क्यों पसंद कर रहे थे। तो चलते हैं, महंगी और नई तकनीक। इसमें जो पहला है कि जो तकनीकें थी वो बहुत महंगी थी। नई तकनीक और मशीनें महंगी थी, इसलिए उत्पादन और उद्योगपति उनके उपयोग को लेकर सतर्क थे। ये जो मशीनें थी, जो मशीनें लाई जा रही थी वो बहुत महंगी थी, और जो जब ये खराब हो जा रही थी तो इनकी जो मरम्मत थी वो बहुत ज्यादा महंगी हो रही थी, जिस वजह से उनको नुकसान हो रहा था, जबकि जो मजदूर थे वो हमें सस्ते रेटों में मिल रहे थे। ठीक है, महंगी मरम्मत। ठीक है, मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत महंगी होती थी। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा, कम प्रभावी। वे उतने प्रभावी नहीं थे जितना उनके आविष्कार और निर्माता का दावा करते थे। ये जो हथकरघा थे, हमारे हाथ से जो श्रमिक अपना जो भी वस्तु बना रहे थे, जो भी बुन कर, काट कर, पीट कर, कुछ भी मतलब जैसे ही बना रहे थे, वो उनका दावा करते थे कि हमारी जो वस्तु है बहुत ही आकर्षित होंगी और अत्यंत प्रभावी होंगी। लेकिन जो मशीनें थी उनकी ना कोई गारंटी थी, वो कभी भी खराब हो सकती थी, उनकी जो नहीं, एक तरह से उनको गारंटी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता। जो श्रमिक थे वो मशीनों से सस्ते पड़ रहे थे। गरीब किसान और प्रभावी नौकरियों की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों की ओर चले जा गए, इसलिए श्रमिकों की आपूर्ति मांग से अधिक प्रभावित थी, इसलिए कम मजदूरी पर श्रमिक उपलब्ध थे। पांचवा है, एक समान मशीनों से बने सामान। जो एक समान मशीनों से बने सामान थे वो अलग अलग प्रचलित हो रहे थे, जबकि जो हमारे श्रमिक थे वो कुछ ना कुछ अलग डिजाइन बना देते थे। उनमें जब कुछ किसी वस्तु को बनाते थे उसमें एक नई डिजाइन डाल देते थे, और जो मशीनें थी वो मशीन एक ही प्रकार से बना रही थी, क्योंकि उनमें जो फंक्शन होता है वो एक ही, जैसे अपना प्रिंटर है, किसी भी चीज को दिखाएंगे उसके हूबहू छाप देगा। लेकिन हमारे जो, अगर तुम किसी भी ड्राइंग को बनाओगे, हाथ से बनाओगे, किसी भी वस्तु जो भी कुछ बनाओगे, उसमें कुछ ना कुछ एक फैसिलिटी सी आ जाएगी, अलग तरह से आकर्षित होगी, कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा आकर्षण आ जाएगा जिससे आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगे। तो मशीनें थी वो कुछ नया नहीं कर पा रही थी उसमें। ठीक है, कई तरह के उत्पाद केवल हाथ से बनाए जा सकते थे। मशीनों का इस्तेमाल एक समान बड़े पैमाने पर बाजार के लिए मानवीकृत सामान बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन बाजार में अक्सर जटिल डिजाइन और विशिष्ट आकार वाले सामानों की मांग होती थी। 19वीं सदी में मध्य में उदाहरण के लिए ब्रिटिश में 500 किस्म के हथौड़े और 15 तरह की कुल्हाड़ियां बनाई गई थी। इसके लिए मानवीय कौशल की आवश्यकता थी, ना कि यांत्रिक तकनीकी की। जो यांत्रिक तकनीकी थी वो एक ही चीज को एक तरह से बना सकती थी, ना कि उनके तरह तरह जो तरह तरह के वो नहीं दे सकती थी उनका आकार। ठीक है, और जो मनुष्य था वो हर बार कुछ नया करके दिखा देता है उसमें। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट जो भी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी आप एक बार देख के जाएंगे, और ये क्लास आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और ये आपके क्वेश्चन पेपर को फोड़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला इसमें जो बहुविकल्पीय है, वह व्यक्ति जो लोगों को गांव से लाते थे, उन्हें नौकरी सुनिश्चित करते थे, उन्हें शहरों में बसने में मदद करते थे, और जरूरतों के समय उन्हें पैसे मुहैया कराते थे, उन्हें किस रूप में जाना जाता था। जो शहरों से लाए जाते थे व्यक्ति, उन्हें नौकरी दी जाती थी, उन्हें मतलब जरूरत, उनकी जो जरूरत नहीं उनको पूरा किया जाता था, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? जॉबर, जिसके लिए आज जॉब के नाम से जाना जाता है, वहीं से शब्द लिया गया है। ठीक है, पहली भारतीय जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय औद्योगिक विकास में वृद्धि क्यों हुई? भारतीय मिलों के पास अब आपूर्ति के लिए विशाल घरेलू बाजार था। ठीक है, चलते हैं आगे।
चौथा है 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश निर्माता विज्ञापनों के कैलेंडर को क्यों छापते थे। ये जो 19वीं सदी थी इसमें ब्रिटिश जो थे वो कैलेंडर क्यों छापते थे। कैलेंडर के जरिए वस्तुओं का विज्ञापन करना चाहते थे, क्योंकि जो कैलेंडर था उसके जरिए विज्ञापन बहुत सस्ता हो जाता था, अपनी जो प्रचार था वस्तुओं का वो बहुत सस्ता हो जाता था। ठीक है। पांचवा है 20वीं सदी में हथकरघा अपना कपड़ा उत्पादन में लगातार वृद्धि क्यों हुई। क्योंकि हथकरघा कपड़े के जटिल डिजाइन की मीलों को द्वारा आसानी से नकल नहीं की जा सकती थी। जो मशीनें थी वो हूबहू कपड़ा छाप देती थी, लेकिन जो हथकरघा थे वो अलग अलग डिजाइन करते थे। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैनचेस्टर से भारत को निर्यात में क्यों गिरावट आई। कारखाने और मिलों की सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो माल बनाने में व्यस्त थी। जो हमारे मैनचेस्टर थे वो कंपनी थी, वो अपनी जो सैनिक थे उनकी जरूरतों को पूरा कर रही थी और जो अलग अलग वस्तुएं थी उनको बना रहे थे। तो साथियों कैसी लगी हमारी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहें। जय हिंद साथियों। यार पहन चो तुम ना करन दे का समय था।